स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो साइंस का पोर्शन है फिजिक्स का, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ प्रश्न हैं जिसके विषय में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार पुनः जो है आप सभी का मोस्ट वेलकम हमारे इस नए वीडियो में। बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्योंकि ये कैमरा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें क्वेश्चन जो है वो दिखाई नहीं देंगी। चलिए, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये कह रहा है बच्चों कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितना होगा, यानी फोकस दूरी हमें बतानी है। तो आपको याद होना चाहिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है F बराबर R/2, है ना, ये फार्मूला होता है। अगर इसमें मान को पुट करते हैं तो R का मान चूंकि दिया गया 30, हम यहाँ पे 30 रख लेंगे, बट्टा में नीचे 2 है 2 रख लेंगे। जब इसको हम कट करेंगे डिवाइड करेंगे तो F का मान आपको मिलेगा 15 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर जो मान है वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, जो कि अवतल दर्पण है ना। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है, और सॉरी ये दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो प्लस में होता है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो माइनस में होती है। ठीक है, यदि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 2, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी बतानी है, तो आप याद रखेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़िए। नंबर कहाँ गया भाई ये, हाँ जी, नंबर तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण से हमेशा किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है उस चीज के बारे में हम बात करेंगे। देखिए समतल दर्पण से हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी, है ना। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी के साथ साथ वो प्रतिबिंब जो होता है सीधा होता है। दो बातें आप याद रख सकते हैं कि जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है वास्तविक के लिए। और जब प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है तो उसके लिए हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो ध्यान देंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न को एक बार ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, नंबर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको ध्यान से आप समझेंगे। चलिए नंबर चौथा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ, प्रश्न ये कह रहा है कि एक 10 सेमी लंबी पिन को अवतल दर्पण के सामने लंबवत रखा गया है। एक 10 सेंटीमीटर पिन है, उसको अवतल दर्पण के सामने उसके लंबवत रखा गया है ना। पिन को जो है 5 सेमी लंबी, पिन की 5 सेमी लंबी छवि, छवि का मतलब प्रतिबिंब होता है, दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है। ठीक है, कह रहा है कि इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान से आपको समझना है इसको। चलिए समझते हैं। देखिए 10 सेमी लंबी पिन है, यानी कि आपको वस्तु की लंबाई आपको दी गई है, वस्तु की लंबाई को हम ओ से दर्शाते हैं और ओ का मान आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, फिर कह रहा है कि पिन की 5 सेमी लंबी, है ना, छवि जो है दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनता है, यानी कि आपको प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी लंबाई आपको दी गई। सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से दर्शाते हैं, और आई का मान आपको दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर दिया गया, हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 सेंटीमीटर। कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए पुनः देखिए, आगे कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के सामने बन रहा है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना है। ठीक है ना, तो दो बातें आप याद रख सकते हैं कि जब दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के सामने, है ना, दर्पण के सामने अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा सामने, तो वो जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है ना, वास्तविक होगा। और जब क्या होता है कि जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा
तो वो हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बन रहा है, तो यहाँ पर हम प्रतिबिंब कौन सा लेंगे? वास्तविक वाला प्रतिबिंब लेंगे, है ना। यानी भी का मान आपके क्वेश्चन में दे दिया गया, कितना दिया गया भी का मान? हम यहाँ पे भी का मान लिख लेंगे कि भी का मान जो है वो कितना दिया गया है? 30 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पे भी का मान 30 रख लेंगे, ठीक है ना। दो बातें और ध्यान दे सकते हैं आप लोग। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार से यदि हम चलेंगे तो चिन्ह परिपाटी का नियम ये कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी का मान जो होता है वो निगेटिव होता है, यानी माइनस में होता है, और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी का मान जो होता है वो प्लस में होता है। क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो भी का मान हम रख लेंगे यहाँ पे माइनस में कितना? 30 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख लेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इतना मान हो गया तो आगे कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी निकालनी है, हम एफ का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, जब इतना चीजें क्लियर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लगाएंगे एक आवर्धन का सूत्र। आपको पता होना चाहिए कि आवर्धन का सूत्र होता है एम बराबर, ठीक है, एम बराबर होता है भी अपान यू, बराबर में होता है आई बट्टा ओ। ये सूत्र होता है आवर्धन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें आवर्धन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो हम बस इतना से चलेंगे हम लोग, यानी भी अपान यू इजकल टू आई बट्टा ओ से चलेंगे। और यहाँ पे भी का मान दिया गया आपको माइनस में 30, हम यहाँ पे माइनस 30 रख लेंगे। बट्टा में यू का मान नहीं दिया गया, यू का मान आपको पता करना है, इसको ऐसे रख दीजिएगा। बराबर में आई का मान दिया गया आपको कितना? आई का मान है 5, हम यहाँ पे 5 रख लेंगे। और बट्टा में ओ का मान दिया गया 10, हम यहाँ पे 10 रख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 से ये कट कर लेंगे, 2 बार में कट जाएगा, है ना। 2 का त्रिकली इसमें गुना कर लेंगे आप लोग, तो u का मान आपको जो है ना, u का मान जो है आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस में 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? माइनस में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। u का मान आपको मिल चुका है माइनस में 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चलिए, जब u का मान मिल गया है ना, तो इसके बाद जो अगर हम थोड़ा सा बात करें तो दर्पण का एक सूत्र होता है। एक नया पेज हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। दर्पण का एक सूत्र होता है कि 1/f इजकल टू 1/v प्लस में होता है 1/u। ये फार्मूला होता है दर्पण का, ठीक है। ये फार्मूला, इसी फार्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे कि फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1/f बराबर ये मिलेगा 1/v का मान दिया गया आपके क्वेश्चन में माइनस में 30 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे माइनस 30 रख लेंगे, है ना। पुनः देखिए प्लस है तो प्लस आप रख लीजिए, 1/1 भी का यू का मान आपको दिया गया था, अभी निकाला गया क्वेश्चन में, कितना मिला था? माइनस में 60 सेंटीमीटर मिला था, ठीक है। भी का यू का मान मिला था माइनस में 60, यहाँ पे माइनस 60 रख लेंगे, ठीक। एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करते हैं, और एलसीएम लेंगे जब हम यहाँ से, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और जब 30 से आप भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 2, है ना। ये माइनस में हो जाएगा, 60 से भाग करेंगे ये एक बार में कटेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से मिलेगा आपको माइनस में 3, अब बट्टा में आ जाएगा ये 60, है ना। इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा माइनस में 1, अब बट्टा में हो जाएगा 20। इतना बातें समझ में आ रही है? ये आपको मिला है मान 1/f का, ठीक है। हमको निकालना है f का मान, तो f बराबर यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं, ये आएगा माइनस में 20 सेंटीमीटर आएगा। f का मान कितना मिल रहा है? माइनस में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पे माइनस में 20 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। हाँ, अगला प्रश्न सामने है, नंबर 5वां प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु रखी हो। यानी कि कह रहा है, देखिए एक अवतल दर्पण है, अगर फिगर के माध्यम से हम समझना चाहें तो फिगर इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये है आपके सामने एक अवतल दर्पण, ये एक अवतल दर्पण है, और ये इसका होता है मुख्य अक्ष, है ना। यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं ध्रुव, यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं फोकस बिंदु, और यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र, है ना। तो अगर हम वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखें यहाँ पे हम, ठीक है, ये वस्तु की लंबाई हो जाएगी ओ डैश। जब क्या करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण जाएगी यहाँ से, तो वो जाएगा फोकस बिंदु से होकर, और जब एक फोकस बिंदु से आप गुजारेंगे तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और यहाँ पे कट करेगा तो यहीं पे क्या होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा, यानी प्रतिबिंब जो होगा वो हमारे यहाँ बन जाता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, ठीक है,
प्रतिबिंब को जो प्रतिबिंब है वो समान आकार का तब बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा समान आकार का तब बनता है जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं ना। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि जब हम वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु को जब हम रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और समान आकार का, यानी ये वस्तु के आकार का ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब जो है हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है बच्चों कि एक अवतल लेंस, ये लेंस के बारे में बात किया हुआ, दर्पण ये नहीं है, लेंस के बारे में है ना। कह रहा है कि एक अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो कि, यानी अवतल लेंस किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है उसके बारे में अपन देखना है हमको, है ना। तो देखिए सबसे पहली बात ये होता है अवतल लेंस, है ना। ये अवतल लेंस, एक मिनट रुक जाइए, सीधा इसको बनाया जाए। ये होता है अवतल लेंस, है ना। ये अवतल लेंस है, ये इसका होता है मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर होता है ओ, ठीक है। यहाँ पे होता है F2 होता है, यानी द्वितीय फोकस होता है, F2 ये होता है द्वितीय फोकस। इधर होता है F1, है ना। और यहाँ होता है आपका 2F2 और इधर हो जाएगा आपका 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है F1 और यहाँ होता है 2F1, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो कह रहा है कि इसमें जो है किस तरीके का प्रतिबिंब बनता है, तो आप ध्यान से समझेंगे। इसमें हम कहीं भी अगर वस्तु को रख देंगे, है ना, अगर इसको मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश कर जाएगी, ठीक है, तो ये जो होता है ये द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है ना। और जब एक ऑप्टिकल सेंटर जब आप भेजेंगे कोई भी प्रकाश के तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ प्रतिबिंब बनता है, यानी O और F2 के बीच में इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये जो प्रतिबिंब है कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है ना, आभासी प्रतिबिंब होता है। और आभासी के साथ साथ, ठीक है, ये प्रतिबिंब जो होता है ये सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी के साथ साथ ये प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। और सीधा होने के साथ साथ ये कैसा होता है, छोटा भी होता है, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा और वस्तु से कैसा होता है, छोटा बनता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है प्रश्न में कि यदि 15 सेमी फोकस दूरी का अवतल दर्पण उपयोग किया जा रहा है तो वस्तु की कौन सी स्थिति जो है वो 30 सेमी दूरी पर वास्तविक छवि उत्पन्न करेगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ये दर्पण के बारे में बात हो रही है ना। दर्पण के बारे में बात हो रही है और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण के विषय में बात हो रही है जिसकी फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। तो आप याद रखेंगे कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होता है माइनस में, है ना, चिन्ह परिपाटी के नियम से अगर चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, यानी एफ बराबर हो जाएगा, ठीक है, एफ बराबर हो जाएगा माइनस में 15 सेंटीमीटर। एफ का मान हो गया माइनस में 15 सेंटीमीटर। फिर देखिए वस्तु की कौन सी स्थिति, यानी कि यू का मान आपसे पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ देखिए कह रहा है कि 30 सेमी दूरी पर वास्तविक छवि प्राप्त हो, है ना। 30 सेमी दूरी पर वास्तविक छवि, यानी भी का मान आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया गया। यहाँ पे भी का मान दिया गया आपको 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आपको दी गई है ना। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया हुआ है तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो भी का मान होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे माइनस चिन्ह का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। आपको निकालना क्या है, यू का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो यू का मान हम दर्पण के सूत्र से निकालेंगे, ओके। चलिए एक इसके लिए नया पेज हम ऐड करते हैं और उस पर हम जो सारी चीजें इसका समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मान क्या क्या दिया गया था आप लोगों को, यानी यहाँ से दर्पण का सूत्र होता है कि 1/f = 1/v, है ना। अब प्लस में होता है 1/u, ये फार्मूला होता है। चलिए यार कलम, एक मिनट रुक जाइए। जी तो सूत्र होता है कि 1/f =
1 भी अभी भी वैसा ही चल रहा है। हाँ जी, सूत्र होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में होता है 1/u, है ना। ये सूत्र होता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में होता है 1/u। ये फार्मूला होता है। इसमें अगर हम मान पुट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मान आपको दिया गया था। इस क्वेश्चन में जो है फोकस दूरी दी गई थी आपको 15 सेंटीमीटर और भी का मान दिया गया था माइनस में 30 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ये फार्मूला आपका था 1/f इक्वल टू 1/v, है ना, अब प्लस में होगा 1/u, है ना। इस फार्मूले में जो है u का मान निकालना था। इसमें क्या करिए, u बराबर यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कि 1/f और ये इधर भेजेंगे आप लोग तो हो जाएगा माइनस में 1/v हो जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं आप लोग कि 1/u इक्वल टू 1/f का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया था -15, है ना, माइनस में 1/v का मान दिया गया था माइनस में 30 दिया गया था, ठीक है। अब जो है यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1/u बराबर, है ना, ये u है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 30, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 15 दूना 30, ये माइनस में 2, है ना, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 1, है ना। यानी आपको यहाँ से मान मिलेगा कि माइनस में 1 और बट्टा में आ जाएगा 30। जब यहाँ से मान को आप पलटेंगे तो u बराबर आपको मिलेगा माइनस में 30 और ये मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मान आपको प्राप्त हो रहा है ना, ये आपको u का मान आपको मिलेगा माइनस में 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब जरा इसके ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन इसका क्या दिया गया है। ऑप्शन में देखिए -30, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया वो करेक्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि सी का यहाँ पे जो u का मान आपको मिल रहा है वो मिलेगा माइनस में 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7वां नंबर प्रश्न हो गया। अब हम बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लेंस की क्षमता जो है वो है -40 सेमी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। देखिए लेंस की क्षमता जो है ना, इसका दो फार्मूला होता है। एक होता है P बराबर 100/f, है ना, 100/f होता है जब कब के लिए, जब फोकस दूरी आपको सेंटीमीटर में दी गई होती है। और एक होता है P बराबर, है ना, P बराबर होता है 1/f जब फोकस दूरी आपको मीटर में दी गई होती है, ठीक है, समझ आप लोग। तो ये जो है यहाँ पे फोकस दूरी चूंकि आपको दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया है ना, तो यहाँ पर हम सेमी वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे, है ना, यानी ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि P बराबर 100/f जब फोकस दूरी किसमें हो, सेंटीमीटर में, ठीक है। चलिए तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला है कि 1/f सॉरी P इजकल टू, है ना, P बराबर है 100 और बट्टा में f होता है ना, यानी कि ये जो है सेंटीमीटर के लिए है। और यहाँ से आप देखेंगे तो f का अगर फार्मूला निकालेंगे तो f बराबर हो जाएगा 100 और बट्टा में हो जाएगा p, है ना। इस फार्मूले से अगर कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो आता है किसमें, सेंटीमीटर में आएगा मान, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा 100 और बट्टा में p का मान आपको दिया गया माइनस में 40, है ना। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएंगे, है ना। और यहाँ से जब 10 में आप 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा मान आपका, तो ये भाग करने पर आ रहा है मान आपका माइनस में, है ना, ये हो जाएगा 2.5, है ना, 2.5 होगा और 2.5 जो होगा ये सेंटीमीटर में मान आ रहा है। और आपके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं सारे के सारे मीटर में दिए गए हैं, ठीक है। तो 2.5 को जब आप क्या करेंगे कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जब 100 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.025 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन द्वारा मिलाइए तो 0.025, है ना, ये ऑप्शन एक बार कट कर लीजिए, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये ऑप्शन आप करेक्ट कर लेंगे, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 0 माइनस में आएगा 0.025 और ये हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना। आप सेंटीमीटर में भी रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2.5 यानी कि माइनस में 2.5 सेंटीमीटर, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चूंकि ये करेक्शन यहाँ पे करेंगे। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है ना। और यहाँ पे मान आपको चूंकि दे दिया गया था सेंटीमीटर में, है ना, तो सेंटीमीटर को हटा के आप यहाँ पे डायोप्टर का यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया ये नंबर 8वां प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नंबर 9 प्रश्न देखेंगे जरा। कह रहा है प्रश्न में कि एक अवतल दर्पण जो है वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है ना। तो वस्तु की स्थिति क्या है ना, यानी अवतल दर्पण के बारे में बात हुई है। अवतल दर्पण कुछ इस तरीके से होता है ना। ये अवतल दर्पण है जिसमें इसका ये मुख्य अक्ष होता है और यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है फोकस बिंदु, यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र। ठीक है ना। एक चीज होती है इसमें, अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशंस होते हैं जिसमें हम प्रतिबिंब बनने के स्वच्छ किरण आरेख को हम देखते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या चीज कह रहा है, कि वस्तु की आपको स्थिति बतानी है जिसमें आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो आप अपने नॉलेज के लिए याद रखेंगे कि हमेशा जब हम क्या करते हैं कि वस्तु को अवतल दर्पण में वस्तु को जो है फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में जब किसी वस्तु को रखी जाती है तो उससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जब हम किसी वस्तु को रख देंगे, है ना, यहाँ पे एक वस्तु हम रख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक वस्तु जब यहाँ पर रखी जाएगी और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश कर जाती है तो हो जाता है फोकस बिंदु से, और एक वक्रता केंद्र से गुजारेंगे आप तो ये क्या होगा, टकरा के जो है वापस लौट के आएगा। आगे देखिए कहीं भी आगे आपको मिलने वाला नहीं है ये, तो इसलिए हम इसको पीछे की तरफ मिलाते हैं। जब पीछे की तरफ मिलाते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे मिल जा रहा है ना। यानी ये जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, है ना, तो वो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। जब आभासी होगा तो आभासी के साथ साथ वो सीधा भी होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सीधा है तो वस्तु से क्या है, ये बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ये वस्तु कैसा है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ना। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि पी और एफ, पी जो होगा वो ध्रुव को दर्शाएगा, है ना, और एफ जो होगा वो फोकस बिंदु को दर्शाएगा। ठीक है ना। यानी जब हम वस्तु को, है ना, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वहाँ उसका जो प्रतिबिंब है वो आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नंबर 10 वाला प्रश्न, उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। ठीक है। चलिए नंबर 10 प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशीय परिघटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है ना। यानी रीजन पूछा जा रहा है आपसे कि ये तारे जो होती हैं क्यों टिमटिमाती हैं, किसके वजह से टिमटिमाती हैं। तो देखिए जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश के अपवर्तन से जो है प्रकाशीय परिघटना होता है, ये प्रकाशीय परिघटना देखने को मिलता है। और जो है तारों का टिमटिमाना, ये सब जो है ये प्रकाश वायुमंडल अपवर्तन की वजह से ही होता है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो एक जाइए, ये जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि ये अपवर्तन की वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन जो होता है। ठीक है ना, इसी के वजह से जो होता है ये तारों का टिमटिमाना या फिर प्रकाशीय परिघटना जो होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप सभी को ये जो है बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, है ना। तो फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले वाले वीडियो में। ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस होंगे इसी चैप्टर को लेकर, ठीक है ना, जो हम नेक्स्ट वीडियो जब लेके आएंगे। ठीक है। तो उसमें बाकी जो प्रश्न बच रहे हैं उसको कराया जाएगा। ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।